नमस्कार, देख रहे हैं खबर भारत 360 और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। तो जैसा कि आज देश का बजट लागू कर दिया गया है, बता दें कि इस बजट में कहीं युवाओं पर फोकस किया गया है तो कहीं महिलाओं पर भी जोर दिया गया। बता दें कि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठा बजट पेश किया है, जो कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल का ये सबसे आखिरी बजट भी माना जा रहा है। देखना होगा लोकसभा चुनाव के पहले जो बजट लागू किया गया है, इस पर लोकसभा चुनाव पर किस तरीके का असर दिख रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में संवाददाताओं से बात की थी, तो संवाददाताओं का कहना है कि लोगों का मानना है कि ये बजट पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पर ही आधारित है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बजट के आने के बाद लोकसभा चुनाव में किस तरीके के असर को देखने को मिल सकता है। वहीं लोगों का कहना है कि पार्क के निर्माण का भी काम शुरू किया जाएगा। जैसा कि नेशनल पार्क हमारे देश में 3 है, इसके बावजूद भी 5 पार्क ऐसे हैं जिनका निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बजट पे छोटे शहरों में मेट्रो का निर्माण कार्य भी करने की घोषणा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने की है। अब देखना होगा कि क्या सही में छोटे शहरों में मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के काम शुरू कर दिए जाएंगे या नहीं। खासकर यहाँ पर झुग्गियों के लोगों के लिए भी फोकस किया गया है कि झुग्गियों के रहने के लिए भी इन लोगों के लिए जो है 2 करोड़ से ज़्यादा का प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, जो यकीनन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात भी साबित होगी। निर्मला सीतारमण के भाषण स्वरूप उन्होंने कहा है कि अब तक 5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद भी 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द दिया जाएगा। साथ ही साथ 3 रेल कॉरिडोर बनाने के लिए भी कह चुके हैं और छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार भी जल्द शुरू हो जाएगा। बता दें कि 517 हवाई मार्ग भी तय किए गए हैं और साथ ही साथ 5 नए पार्क का भी स्थापना शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में भी काम आएगा, जिसको देखते हुए युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, निर्मला सीतारमण ने आज देश को बड़ी सौगात दी है। छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार करने की सौगात, तो वहीं 517 हवाई मार्ग भी तय किए गए। इस पर युवाओं पर भी फोकस किया गया है। युवाओं के लिए खास तरीके से योजना लेकर आएंगे। बता दें, टैक्स पेयर का पैसा देश में विकास के लिए भी लागू कर दिया जाएगा और खासकर युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे और साथ ही साथ छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार होगा। बता दें कि 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास दिए गए हैं। आने वाले समय में 2 करोड़ और आवास दिए जाएंगे। सौर ऊर्जा घरों को भी 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से देश को बड़ी सौगात, केंद्र से भी मंजूरी। लोकसभा चुनाव से पहले देश के महिलाओं और युवा और साथ ही साथ अन्नदाता पर वित्त मंत्री ने फोकस किया है। वहीं हमारे साथ भोपाल से संवाददाता अभय मरकरे जुड़ चुके हैं। अभय जी, जैसा कि आज बजट पेश हुआ है और बजट में खासकर युवाओं और साथ ही गरीब कल्याण लोगों पर भी फोकस किया गया है, क्या कहना है आपका? देखिए अगर बात की जाए बजट में, तो सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान फोकस जो रहता है वो टैक्स पर रहता है कि टैक्स में कितनी क्या राहत दी। तो हम आपको बताएं, इनकम टैक्स में इस बजट में फिलहाल कोई राहत नहीं दी। तो 3 लाख तक की इनकम जो रहेगी वो टैक्स में रहेगी, लेकिन सरकार ने 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स के लिए 8787A के तहत जो है माफी करने का प्रावधान किया है। मतलब 7.5 लाख तक की 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन चूंकि आप भी सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बजट में जो सबसे ज्यादा वोटर वर्ग है, तो उसमें हम देखेंगे युवा है, महिलाएं हैं, किसान है। ये 3 वर्ग ही निर्धारित करते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार बने, क्योंकि इनके वोट जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट को प्रभावित करते हैं या किसी भी पार्टी की सरकार बनाने में मुख्य इनकी भूमिका रहती है इन तीनों वर्गों में। तो इनको जो है साधने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है, क्योंकि अब देखेंगे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें लाडली बहना का योजना का लाभ जिस तरीके से मिला है, तो
बीजेपी को खुद को उम्मीद नहीं थी कि 163 सीटें जो है वो जीत सकती है, और 163 सीटें उन्होंने जीती। तो जो बजट जो आया है केंद्र सरकार का, उसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि महिलाओं, किसानों और जो बेरोजगार हैं, लगातार रोजगार की समस्या देश में बल्कि पूरे विश्व में है, तो रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए भी इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। तो कुल मिला के इसको चुनावी बजट भी कहा जा सकता है। तो क्या ये पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के निर्धारित ही इस बजट को पेश किया गया है, या फिर कोई अन्य चीज भी है जो लोगों की मांगों के रूप में यहाँ पर दी गई है? जी देखिए, और भी कई चीजें, तो महिला सम्मान स्कीम में 2 लाख रुपए तक के निवेश में 7.5% का ब्याज जो सरकार देगी। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है। और यदि हम बात करें तो बिना पेन के पीएफ निकालने पर कम टैक्स लगेगा। तो तमाम वो योजनाएं, तमाम वो बातें इसमें शामिल की गई जो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी हुई है। और क्योंकि चुनाव तो है, निश्चित तौर पर चुनाव को देखते हुए भी इसमें वो किया गया है कि जिस तरीके से 3 करोड़ महिलाएं जो लखपति दीदी बनाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है, तो निश्चित तौर पे इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी अभय जी, जैसा कि हमारे देश में 2022 के मुकाबले 2024 में देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार 2022 में 85 नंबर पर भारत था भ्रष्टाचार के रूप में, लेकिन अब 93 नंबर पर आ चुका है। इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो देश है वो विकास कर रहा है, 2 साल में देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जिससे देश प्रगति की ओर अग्रसर है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये 93 नंबर पर भारत देश आ चुका है, तो क्या भ्रष्टाचार के साथ साथ देश में विकास हो रहे हैं? देखिए, लगातार भारत जो है विशाल देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो नंबर 2 पर आता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इतने बड़े देश में इस तरीके की जो है वारदातें होती रहती है। लगातार आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं या जो मीडिया है वो एकदम सक्रिय हो गया है, हर चीज डिजिटल हो रही है। तो ऐसे में आप अगर जरा सी भी गड़बड़ी करते हैं तो पकड़ाए जाने की पूरी संभावना रहती है। पूर्व में चीजें डिजिटल नहीं थी, कागजी कार्रवाई होती थी, तो उसमें जो है भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आता। तो डिजिटल उजागर है, 1 सेकंड में जो है बात एक दूसरे तक पहुंच जाती है। तो इसी को लेकर जो है ये जो खुलासे हुए हैं, जिस तरीके की यदि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अगर कहा जाता था कि अपराध के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे, तो सरकार ने अपनी सफाई दी थी कि अब जो है शिकायतें लिखी जा रही है, इसलिए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो यही सरकार की ओर से कहना होगा कि भ्रष्टाचार जो है पारदर्शी सरकार भारत में है, और किसी भी रूप में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इन आंकड़ों में बढ़ोतरी आ रही, सरकार का ये पक्ष इस मामले में हो सकता है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया भाई। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें देश के लिए 10 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो देश के विकास के लिए काम आएंगे। इसमें युवाओं पर खास फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी किया गया। साथ ही 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाने की भी घोषणा की। बता दें कि छोटे शहरों पर भी फोकस किया गया, जहां मेट्रो का विस्तार करने की घोषणा की है। वहीं 517 हवाई मार्ग भी तय किए गए। बता दें कि 5 नए पार्क का भी स्थापना किया जाएगा और टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में काम आएगा। बता दें कि 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास मिल चुके हैं और सौर ऊर्जा घरों को भी 300 यूनिट फ्री बिजली दी गई। बता दें कि मिडिल क्लास के लिए भी नई आवास योजना लाने की भी मंजूरी दी गई है। इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया याद रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज खोजे जाने पर सीमित जल्द की जाएगी, जहां साइकिल कैंसर से भी बचा जाएगा। बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना पर भी फोकस किया गया। देश में 1000 से अधिक नए एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। 10 प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया गया है। बता दें कि इसमें 3 प्रमुख मुद्दे रखे गए, जिसमें छोटे शहरों पर
फोकस किया जाएगा। 517 हवाई अड्डे भी तैयार किए जाएंगे और साथ ही साथ 5 नए पार्क स्थापित होंगे। बता दें कि टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में काम आएगा। वही हमारे साथ कांग्रेस नेता आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आनंद जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ जी रही आवाज? आनंद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। नमस्कार। हाँ, जैसा कि आज बजट पेश हुआ है और 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में इस बजट का असर देखने को मिलेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो सबसे बड़ा मामला है ईवीएम का, जी क्योंकि अभी पूरा संपूर्ण विपक्ष ईवीएम पे खड़गड़े में खड़ा कर रहा है सत्ता पक्ष को। और एक बात और है कि जब सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो भैया या तो निर्वाचन आयोग या सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों नहीं उस बात पर गंभीरता से लेते? भाई, जब आपको पता है कि जनता आपको जनादेश दे रही है तो क्यों नहीं आप बैलेट पर चुनाव करवाते? तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा, सबको कहने का मौका बंद हो जाएगा। लेकिन आज जो स्थिति है पूरे देश में कि किसी तरह से दबाना पड़ रहा है, हर आदमी को दबाना पड़ रहा है। जो हमारी हाँ में हमें बोले वो हमारा, जो हमारे साथ हो जाए वो हमारा, बाकी सब भ्रष्ट है। लेकिन जो भाजपा में शामिल हुआ वो कितना ही भ्रष्ट हो वो शुद्ध हो जाता है। ये हम सब देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। जी 2014 के पहले जो सरकार ने वायदे किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। निश्चित रूप से अब जनता इन चीजों पे क्या वायदे करेगी? मोदी जी की गारंटी का असर कितना है ये तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात की थी उन्होंने 10 साल पहले। उन्होंने बोला था कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने कम करेंगे, तो आप देख लीजिए कि आज 1100 हो गया था। उन्होंने 200 रुपये सब्सिडी चुनाव के टाइम पे तो 950 का करा। उन्होंने बोला कि सर्व से माथा जो खड़ा रुपए का मूल्यन हो रहा है, तो आज 84-85 पार हो गया रुपया। जब 60 रुपए था तब इनका सर्व से माथा जो खड़ा था। अब क्या, नोटबंदी के बाद बोला था 50 दिन के बाद किसी चौराहे पे बुला लेना, चौराहे पे नहीं आया, लेकिन 2000 का नोट बंद हो गया। अरे भाई, जो वायदे किए थे, काले धन की बात की थी, काला धन स्टेट बैंक में डबल हो गया, लेकिन आज तक नहीं आ पाया। उन्होंने बोला था हर खाते में 15 लाख देंगे, तो उनका पता नहीं है। बहुत सारी बातें थी जो कहीं ना कहीं केवल वायदे रह गए और चुनावी स्वरूप में हुआ है। अभी जो उन्होंने बजट में किया, बजट में यह है कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं है वहाँ। भाई, आज लोकसभा में विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो कहीं ही नहीं है और सुनना भी नहीं है। विपक्ष थोड़ा बहुत होगा उसके बारे में सुनना नहीं। उन्होंने जो बातें की है निश्चित रूप से पूरा करने की हमें तो कहीं तक गुंजाइश नहीं है, क्योंकि केवल और केवल लुभावने वादे करते हैं, धरातल तो कुछ नहीं है। किस तरह से आज 205 लाख करोड़ के कर्जे से देश को लाभ दिया है, जबकि ये 10 सालों में, जबकि जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर 2014 तक केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर। जी आप मध्य प्रदेश की बात करें, अपन मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ के कर्जे से लाभ दिया। जब भाजपा को सरकार मिली थी 2003 में, तब केवल 20,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश। आज 4 लाख करोड़ का हो गया, निश्चित रूप से 4,000 करोड़ का होगा, तो निश्चित रूप से सोचनीय बात होती है। ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ये इंगित करते हैं कि केवल सरकार वायदे करती है, वायदे करती है, वायदे करती है, केवल जनता में उतारना चाहती है, लेकिन और चुनाव जीतती है तो ईवीएम के माध्यम से जीत रही है। जिस तरह से जो चीजें सामने आई, चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले एक चीज सामने आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के चार नेताओं चार कार्यकर्ता हम लोगों को बधाई दे रहे थे और आम जनता तो बिल्कुल कह रही थी कि सरकार बदल रही है। लेकिन किस तरह से ईवीएम का खेल हुआ कि पूरी की पूरी उल्टा हो गया। जो कांग्रेस के फेवर में जनादेश रहा था वो भाजपा के फेवर में चला गया। तो निश्चित रूप से सब सोचनी बात। आनंद जी, एक सवाल और मैं करना चाहूंगी कि जिस तरीके से 10 मुद्दों को लेकर जो है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने कहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या युवाओं पर और किसानों को लिए जो भी योजना लागू कर दी गई, क्या इन पर ज्यादातर फोकस किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए भाजपा की ओर से? देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव का तो मैंने आपसे बोला कि पूरे ईवीएम का खेल है। जहां तक नौजवानों की बात है तो नौजवानों से 10 साल पहले 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी की बात की थी, 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना थी। आपने देखा कोरोना काल के बाद किस तरह से लोगों की नौकरियां गई हैं, ये भी हम सब ने देखा। तो करोड़ों लोग तो बेरोजगार हो गए। आज जिस तरह से 9 रत्नों को बंद करने की बात हुई है, फैसले की बात हुई है, उसके कारण जो और रोजगार थे वो तो आए नहीं और जो लोग रोजगार थे वो चले गए, क्योंकि प्राइवेट लोगों को दे दिया, चाहे रेलवे मामला हो, चाहे हवाई अड्डे की बात हो, या दूसरे भी जो सरकारी संसाधन को उनको बेचने की बात की है
ये सब चीजें सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से रोजगार है कहाँ? तो जो वायदे किए पहले वायदे का वो तो आने चाहिए, आमली जामा तो आने चाहिए। आज महंगाई किस तरह देश में आ रही है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, कोई लाइन नारा नाम की चीज नहीं। आप देखना बेटियां आत्महत्या कर रही हैं जहाँ, और आप दूसरा ये कि शिक्षा हुआ या हेल्थ हुआ या सुरक्षा हुआ, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है, तो सरकार बहुत दूर है। जी, वित्त मंत्री का कहना है कि 10 साल में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रही है देश में कई विकास कार्य हुए हैं। नहीं, विकास कार्य कौन से हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, तो विकास कहाँ से चला है? विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, केवल बातों में है विकास, और आदरणीय निर्मला जी की बातों में विकास दिख रहा है, बाकी धरातल पे क्या है? धरातल पर कुछ नहीं। अगर दूसरा ये जीएसटी के माध्यम से जो 303% का जो वृद्धि हुई है टैक्स में, वो जमीन पे कहाँ रही है? तो जमीन पे तो आनी चाहिए, जमीन पे तो उसका आमली जामा आना चाहिए कि भैया हमने अगर टैक्स जनता से वसूला है, और जो मैक्सिमम टैक्स हमने गरीब जनता से, मिडिल क्लास के लोगों से वसूला है, मगर जो अमीर लोग हैं उनसे तो 3% आप ले रहे हैं, और गरीब जनता से 18% हम टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है ना। आनंद जी, जैसा कि देश में लगातार भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, अपना देश जो है 2022 के मुकाबले अब 2024 में 93 नंबर पर आ चुका है पूरे वर्ल्ड में। इस पर क्या कहेंगे? क्या विकास के साथ साथ भ्रष्टाचार साथ में चल रहा है? ये भ्रष्टाचार बोलते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सब चीजें सामने आई थी, लेकिन आज किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जो कांग्रेस सरकार में बोलते थे ये लोग, लेकिन आज तो भ्रष्टाचार की पराधी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब तो बगैर पैसे के कोई काम होता ही नहीं है, और इवन हम विपक्ष तो अपनी जगह, आम जनता तो अपनी जगह, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अगर सरकार की बात करें तो अगर कांग्रेस की सरकार लोकसभा चुनाव में आती है तो कांग्रेस की ओर से ऐसा क्या अहम रहेगा कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके? क्योंकि जैसा कि हमने आपसे जाना तो आपका कहना है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहा है देश में, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो कांग्रेस क्या कुछ करेगी इसको रोकने के लिए? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने का तो सबसे पहले तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए नेताओं की, और निश्चित रूप से अगर इच्छा शक्ति है तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए ये है कि पहले हमें खुद ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें खुद निष्ठावान बनना पड़ेगा, हमें जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए, जो उनसे हमने वायदे कर रहे हैं उन्हें पूरे करने चाहिए, जो उनकी समस्या है उनको हमें त्वरित निदान करने चाहिए। कोई हमें समस्या लेके हमारे पास आता है तो उससे उस समय उस संबंध में हमें तत्काल एक्शन लेने चाहिए, और जो भी संबंधित व्यक्ति है उससे वार्तालाप करके और उनका काम करवाना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर हमने कर्मचारियों और इनके ऊपर नकेल रखी, उनसे सब बातें करी, तो निश्चित रूप से इस चीज पे हम कारगर कदम उठा सकते हैं और उसमें सही स्थान तक पहुंच सकते हैं। भ्रष्टाचार रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति में कांग्रेस कहीं से कहीं तक कम नहीं है। तो आपने देखा होगा कि राजीव जी ने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि हम 1 रुपए भेजते हैं 85 पैसे वहां तक 85 पैसे 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। तो कितनी साफ गोई से उन्होंने बात करी थी। आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने 21वीं सदी की कल्पना की थी, तो किस तरह से उसे मूर्ख रूप दिया था कि आईटी के माध्यम से आज हमारे यहाँ जबकि इतना मद्दी का मामला चल रहा है, इतनी तकलीफ में है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन राजीव जी की आईटी के कारण आज यहाँ हमारे देश के करोड़ों नौजवान जो विदेशों से विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं, निश्चित रूप से आज हम कहीं ना कहीं सशक्त स्थान पर खड़े हैं। और ये सब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो दूरदृष्टा थी, उनकी दूरदृष्टि थी, उसका सोच है। और आपने ये भी देखा होगा उस समय जो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो उसके विरोध में बैलगाड़ी लेकर संसद में पहुंचे थे। तो ये सब चीजें समझ में आती कि कांग्रेस किस लाइन पे चलती है और भारतीय जनता पार्टी जो आज शासन में वो किस लाइन पे चलती है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज 10 फैसले लिए गए जो कि देश के लिए लाभदायक साबित होंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता ने भी कहा है कि इस तरीके का बजट देश में कहीं भी बदलाव नहीं लेकर आएगा, ये पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पर निर्भर है। और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण भी बीजेपी की ओर से ही ये भाषण स्वरूप उन्होंने दिया है। तो अब देखना होगा कि इनके बजट के बाद देश में क्या कुछ बदलाव और आयाम स्थापित किए जाएंगे। बताते हैं, इस बजट पे 10 फैसले पर मुहर लगी है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी किया गया,
3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाने की भी घोषणा की गई। साथ ही साथ छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार करने की घोषणा की गई है और 517 हवाई मार्ग भी तय किए जाएंगे। बता दें कि 5 नए पार्क भी स्थापित होंगे। टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में भी काम आएगा। 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास भी जारी किए जाएंगे और सौर ऊर्जा घरों को भी 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। निर्मला सीतारमण ने आज 10 फैसले पर मुहर लगाई है। बता दें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया याद रखेगी। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर सीमित जल्द की जाएगी और सर्वाइकल कैंसर रोकने की योजना पर भी काम किया जाएगा। साथ ही साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने की योजना लागू की जाएगी। उन्होंने देश में 1000 से अधिक नए एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर दे दिया है। बता दें कि देश को नई सौगातें मिली है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया है। बता दें कि अंतरिम बजट की प्रतियां संसद लाई गई, जिसमें 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया याद रखने की बात की गई और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर भी सीमित जल्द की गई। बता दें कि 3 लाख प्रमुख रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे, जहां छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा। साथ ही साथ 517 हवाई मार्ग भी तय किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जो लोकसभा चुनाव के पहले ये अंतरिम बजट माना जा रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये दूसरा बजट है जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। बता दें कि यहाँ युवाओं पर और साथ ही साथ रेल पर फोकस किया गया है। रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा कर दी गई है और छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा। बता दें कि 517 हवाई मार्ग भी तय किए गए और 5 नए पार्क भी स्थापित होंगे। उन्होंने टैक्स पेयर का जो विकास है वो काम आएगा देश में। उन्होंने कहा कि 5 साल में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना भी लागू कर दी जाएगी। वित्त मंत्री के इस बजट के बाद लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास और युवाओं पर खासा फोकस किया गया है। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बजट पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव पर निर्भर था और ईवीएम मशीन के द्वारा ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाएगी। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण साहू जुड़ चुके हैं, जो कि सीए है। प्रवीण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खबर भारत पर। गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्कार। आप सबको शुभकामनाएं। जी, जैसा कि आज बजट पेश हुआ है और इस पर 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है, जैसे कि युवाओं पर भी फोकस किया गया है। उनके लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ बदलाव देश में अब नजर आने वाले हैं? मैडम, एक तो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हमारा देश जो है स्टार्टअप इंडिया की तरफ जो इसका एक इंक्लिनेशन हो जाएगा। आगे आप ये देखिएगा कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जिससे रोजगार मिलेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी हमारे यहाँ और इसके अलावा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक बहुत अच्छा मैडम ने या इस बजट में जो शुरुआत हुई है उसके लिए बहुत बहुत निर्मला सीतारमण जी का, वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।
जी, तो प्रवीण जी ऐसा कह सकते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं इस बजट से असर देखने को मिलेगा चुनाव पर। बिल्कुल देखने को मिलेगा मैडम, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव बजट है और अमृत काल वाला बजट है। 75वां हमने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है जी। और हमें लगता है आने वाले टाइम में इस बजट का बहुत ही अच्छा एक स्वरूप देखने को मिलेगा। प्रवीण जी एक सवाल और मैं कहूंगी कि भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास हो रहे हैं देश में, इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम भ्रष्टाचार तो देखिए ये हमारे देश में आज से नहीं है, कई सालों से है। इसके लिए कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। अब कोशिश किया गया है माननीय मोदी जी या पिछले सरकारों द्वारा गवर्नेंस के द्वारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, डिजिटलाइजेशन के साथ पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पे काम किया जाए। हमारे यहाँ बीजेपी सरकार ने अभी रिसेंटली 2-4-5 साल में या गवर्नमेंट ने बोल लीजिए कि पूरा का पूरा फेसलेस असेसमेंट कर दिया इनकम टैक्स में, एमएसएमई में, जीएसटी में, जहां पे आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं होगा, कोई कर्मचारी नहीं होगा। आप अपने मेल पे डॉक्यूमेंट भेजिए जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे आप काम करिए। अब आपको किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है और सरकार इसके लिए बहुत जागरूक है, बहुत कड़े नियम लाए हैं और बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं। प्लीज जैसा कि आपने बताया है कि किसी को भी किसी के पास जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तो रही एक पढ़े लिखे लोगों की बात करें अशिक्षित लोगों की, तो उनके लिए क्या कुछ लाभ होगा इस बजट से? मैडम बिल्कुल होगा, उनके लिए कई सारे सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एमपी ऑनलाइन सर्विसेज हैं। देखिए बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में ही कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर के लिए अवेयरनेस 150 रुपए में हमारे यहाँ नेट दे दिया गया बच्चों को। इसके अलावा हमारे यहाँ हेल्प ऑनलाइन है। तो आप साक्षर भारत समझिए, एक दिन में नहीं होगा, डिजिटलाइज भारत एक दिन में नहीं होगा, 2-5 साल का इसमें समय लगेगा। जब आज से 20-30-40 साल पहले टेलीफोन आए थे सिंपल डायलिंग वाले, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी थी। उसका सिंपल फोन आए, फिर मोबाइल आए, फिर डिजिटलाइजेशन आया, अब बहुत सारे एप्स आ गए। तो देखिए परिवर्तन हर 2-5 साल में होता है। बच्चों को, प्रजा को समझने में एक दूसरे के लिए हेल्प करनी पड़ेगी और थोड़ा सा गैप था जो मैं स्वीकार करता हूँ, हमेशा रहेगा वो। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो जैसा कि हम बता रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है, तो वहीं अब कई युवाओं पर भी फोकस किया गया है। 1 करोड़ का फंड भी लागू कर दिया गया है जो युवाओं के लिए एक सौगात साबित होगी और साथ ही साथ छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार करने की भी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि यहाँ 5 नए पार्क की भी स्थापना की जाएगी जो देश के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी किया गया और बता दें 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा। बता दें कि 517 हवाई अड्डे को भी मंजूरी दी गई है और 5 नए पार्क स्थापित भी किए जाएंगे। टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में भी काम आएगा। वित्त मंत्री ने युवाओं पर खास फोकस किया। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ का फंड जारी किया गया है। बता दें कि युवाओं पर खासा फोकस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से चुनावी साल में सरकार की ओर से पूर्ण नहीं बल्कि विधिवत बजट लागू कर दिया गया। बता दें मौजूदा सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है और ये बजट कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में काफी असर दिखाएगा। वहीं नई सरकार अब आती है तो अपना बजट पेश करती है, इसलिए पूर्ण बजट पेश नहीं किया गया है। कुछ 1 घंटे के बजट में 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। अंतरिम बजट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत भी होती है। खासकर निर्मला सीतारमण ने यहां पर कई अहम मुद्दों पर फोकस किया है। उन्होंने मौजूदा बजट की बात कही कि इस साल 31 मार्च तक मान्य है, वहीं इस साल अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इस समय निर्मला सीतारमण के इस भाषण के बाद से खलबली मची हुई है और अंतरिम बजट में केंद्र सरकार के खर्च के साथ साथ आमदनी का ब्यौरा भी पेश किया गया है। अंतरिम बजट में राजस्व, राजकोषीय घाटा, खर्च, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगामी महीनों के लिए भी अनुमान शामिल किए गए हैं। इस बजट पे कहीं ना कहीं देश में लोकसभा चुनाव में खासा असर देखने को मिलेगा और खासकर यहाँ युवाओं को
फोकस किया गया है, तो ईवीएम मशीन का इसमें रोल भी देखा जाएगा। इसमें सरकार की आमदनी के बारे में नहीं बताया जाता है, खासकर यहाँ पर वोट को लेकर भी चर्चा की गई है और दोनों में ही बड़ी नीतिगत घोषणाएं नहीं होती है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट लागू किया गया है, इस पे विपक्ष की ओर से भी कई बयानबाजी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष भी बौखलाई हुई है, क्योंकि जैसा कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसी को देखते हुए निर्मला सीतारमण के इस बजट से लोकसभा चुनाव में भी खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर फोकस महिलाओं और युवाओं पर किया गया और यहां बजट पर भी युवाओं पर फोकस किया गया है। बता दें कि युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया और 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाने की भी घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार करने की भी घोषणा की गई। 517 हवाई मार्ग भी तय किए गए। 5 नए पार्क स्थापित होंगे। टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में भी काम आएगा। बता दें कि महिलाओं और किसानों के लिए ये बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा है, तो करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दरों को भी कम किया और साथ ही साथ लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत 7 लाख रुपए तक का अब तक कोई नहीं आया है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26A से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। बता दें कि यहां 2024 और 25 में 47.66 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान भी कर दिया गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का भी अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य किया गया है। बता दें एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया पर जोर दिया जाएगा ताकि पहले विकास भारत में आए। राज्यों की सुधार योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। अगले 25 वर्ष हमारे लिए कर्तव्यकाल होंगे। साथ ही देश की विमान कंपनियां 1,000 नए विमान खरीद रही है। वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल है और टियर 2 और टियर 3 शहरों का उड़ान के तहत विस्तार भी दिया जा रहा है। बता दें कि 3 रेलवे कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है, जहां रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इसकी पहचान की गई। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेंड्स कॉरिडोर से विकास दर बढ़ने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमाने के अनुरूप विकसित भी किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। बता दें कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, नई तकनीकी से कारोबार को मदद मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। बता दें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह एक स्वर्णिम दौर है। 1,00,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालीन वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जहां 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूह अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिल रही है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा है और साथ ही साथ यहाँ तय किया गया है कि लखपति दीदी के लिए
लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए भी बड़े ऐलान किए गए, जिसमें मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 वर्ष की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका भी लगाया जाएगा और मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना भी बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा और आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में भी लाया जाएगा। बता दें कि मध्यम वर्ग के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें मिडिल क्लास के लिए योजना बनाई जाएगी, जिसमें आवास दिए जाएंगे। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इसमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं और साथ ही साथ 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। रूफटॉप सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15 से 18 हजार रुपये की बचत होगी और ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा। किसानों के लिए भी बड़ी फोकस। किसानों को 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिलेगा। अब तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। बता दें कि उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हर कृषि उपज होने के बाद भी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। बता दें कि आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नए प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी फूड का उत्पादन भी दोगुना है। बता दें कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर बेहद अहम माना गया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीणों को 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है। निर्मला सीतारमण के द्वारा दिए गए भाषण में कहा गया है कि 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। वहीं हमारे साथ खबर भारत के जीएम रविंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, इनसे चर्चा करेंगे। रविंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। रविंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? माफी चाहेंगे, रविंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया है। टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में काम आएगा और साथ ही साथ उन्होंने रेलवे को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 5 रेल नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर यहां बनेंगे, जिसमें से छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार भी किया जाएगा। बता दें कि औसत वास्तविक एकेडमी में 50
फीसदी बढ़ी है, महंगाई दर संभाली हुई है, परियोजना समय पर पूरी हो रही है, लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। तो जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया और इस बजट में बड़े ऐलानों की उम्मीद कम थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिलाओं और करदाताओं और मध्यम वर्ग को बजट में बड़ी राहत दी। आसान भाषा में समझते हैं कि बजट कुछ अहम मुद्दों को लेकर भी ऐलान किए गए हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कहा है कि महिलाओं और मध्यम वर्ग और करदाताओं पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चाल या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना, इस योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ आवास बनाने का ऐलान किया। इसमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। इस तहत सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत आवंटित राशि 79,590 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपए कर दी गई। महिलाओं के लिए खास फोकस है। यहाँ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। और बता दें कि अभी तक इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता भी मिल चुकी है। वहीं हमारे साथ खबर भारत के जीएम जुड़ चुके हैं रवीन जी। रवीन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रवीन जी, मेरा सवाल होगा कि जैसा कि आज बजट पेश हुआ है, इस पर युवाओं और महिलाओं के लिए खास फोकस किया गया है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या देश में अब बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि इस बजट से कुछ खास उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से महिला और युवाओं पर फोकस किया गया है, तो क्या ये बजट लोकसभा चुनाव पर निर्भर था? बिल्कुल, जैसे आपको बताओ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, इन 3 मुद्दे को लेकर सेंट्रल ने जो अभी आज बजट पेश किया है, उसमें छोटे से छोटे तबके को लेकर बड़े से बड़े तबकों को ध्यान रखते हुए ये बजट पेश हुआ है। उसमें युवा भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, मध्यम वर्ग भी आ रहा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि छोटे से लेके बड़ा तबका उसमें सम्मिलित है। अभी आपको मैं बताऊं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो बजट दुनिया के सामने पेश किया है, उस बजट पे मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मतलब तीनों ये चीजें जो होती हैं वो सब सामने आ रही है। दिव्या, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बजट में खास इस बार फोकस महिलाओं और युवाओं पर किया गया है। बिल्कुल 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 कह रहे हो दिव्या। वित्त मंत्री सीतारमण ने जो है बजट पेश किया है, उसमें खासकर युवा वर्ग और महिलाओं को, महिला, युवा वर्ग और बुजुर्ग तीनों, और खासकर मध्यम वर्ग को भी शामिल किया है उन्होंने। अब जैसे मान के चलो कि अभी इन्होंने अभी जो बजट में अपना बजट अप्रूव किया है, उसमें मेडिकल कॉलेज खोले जाने की समिति को भी उन्होंने जल्द प्रोत्साहन देने का वादा किया। ठीक है जी। 9 से लेके 14 साल के जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए उन्होंने योजना बनाई है जी। सौर ऊर्जा पर उनका फोकस हुआ है
और देश में 1000 से अधिक नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी उन्होंने कर दिया है इस बजट के तहत, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। और अगर अपने भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी दिव्या, तो ऑटोमेटिक युवा, बुजुर्ग, महिला सभी खुशहाली जिंदगी अपने भारत में जिएंगे। वही आपने जो युवाओं के ऊपर सवाल किया है, तो युवा वर्ग की सीतारमण जी ने 1 लाख करोड़ का फंड दिया है भारत को। जी ठीक जी। चलिए वही तमाम दूसरी ओर देखें जी जी तो 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर भी का उन्होंने बजट बना दिया और घोषणा भी कर दिया है। और आपको ये भी बताएं कि उन्होंने एक एयरक्राफ्ट को और भी ध्यान दिया कि जो छोटे तबके हैं, छोटे शहर है, छोटे गांव है, जिससे गांव की एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उन छोटे शहरों में मेट्रो का भी उन्होंने विस्तार किया है और विस्तार को लेके उन्होंने चर्चा की। अब जैसे मान के चलिए कि जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, उस शहर को भी उन्होंने जोड़ा है और 517 हवाई मार्ग उन्होंने तय करके इस बजट में शामिल किया है। वहीं एक और बात मैं बताऊं आपको कि 5 नए पार्क का भी उन्होंने स्थापित कर दिया है। फिर आप आ जाओ तो अभी उन्होंने 5 लाख तक का टैक्स पेयर के ऊपर बात रखी थी, जो आगे चल के अभी टैक्स पेयर का पैसा देश के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसमें 5 करोड़ का अधिक उन्होंने विकास के लिए उसमें जोड़ा है उन्होंने। दिव्या, चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले बजट के मुकाबले इस बजट पर जो ज़्यादातर फोकस आप महिला और युवाओं पर देख सकते थे, ठीक है, लेकिन पुराने बजट के मुकाबले अगर इस बजट की बात करें तो पुराने मुकाबले में पुराने समय में जब बजट पेश किया गया था 2 साल पहले, तो तब ज़्यादातर फोकस जो है उद्योगपतियों पर किया गया था, जिससे छोटे तबके के लोगों के लिए कुछ भी ऐसा लाभदायक योजना या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेकर आए थे कि जिससे किसानों और आम लोगों को लाभ पहुंचे। और उसके बाद से कई ऐसी चीजें भी देखी गई थी कि ये जो बजट था वो सीधे तौर पर भाजपा की ओर से किया गया है, लेकिन अब जो बजट लेकर आया, तो क्या इससे आम लोगों को, आम जनता को लाभ पहुंचेगा? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताऊं कि अभी उन्होंने मिडिल क्लास के आवास की नई योजना बनाई जी। देखिए, छोटे जो गरीब तबका था, उस तबका को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका मकान, तकरीबन अभी 3000 करोड़ तो उन्होंने ये सबको आबाद दे दिया। अभी उनकी जो प्लानिंग है वो 2000 करोड़ की है, वो भी उनको देने की उसमें उन्होंने इस बजट में लिया है। अब वही बिजली पे चले जाओ तो सौर ऊर्जा घरों पे उन्होंने अभी इस बजट में ले लिया कि 300 यूनिट तक की बिजली हम फ्री कर देंगे, ठीक है। और तो ये उन्हें जो आपका सवाल है उस सवाल पे मैं आ रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहे थे कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष उन्होंने भारतवर्ष की पूरी इस आबादी के ऊपर बजट पेश किया है। ये बजट जो था वो भारतवर्ष के गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, मतलब पूरा टोटल टॉप टू बॉटम, मतलब छोटे से लेके बड़े तबके तक का उन्होंने ध्यान पे रख के ये बजट पेश किया। दिव्या, खासकर महिलाओं के लिए भी उन्होंने जगह दी है। महिला, युवा, व्यापारी सभी को उन्होंने इस बजट पे जगह दिया है। दिव्या जी, चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र जी। तो जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज 10 अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया है, युवा वर्ग के लिए भी और साथ ही साथ महिला और अन्नदाता पर भी यहाँ फोकस किया गया है। मिडिल क्लास पर भी जोर दिया गया। मिडिल क्लास को 2 करोड़ आवास की उपलब्धि कराई जाएगी और जल्द कराई जाएगी, जिसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार भी किया जाना निश्चित किया गया है। तो निर्मला सीतारमण की ओर से 10 अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, देखने वाली बात होगी कि इस बजट से लोकसभा चुनाव में किस तरीके का असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारी जानकारी में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।